हेलो बच्चों। हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर कर रहे थे उसके आज हम थर्ड मेथड पे हैं और थर्ड मेथड का हम केवल वर्किंग रूल समझा रहे हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जो बच्चे मैंने पहले ही बताया था, जो कि बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं होता, सीधा वर्किंग रूल करिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने वर्किंग रूल ये बता रखा है। वर्किंग रूल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके अंदर हमें चेंज करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी नए वेरिएबल में। यहां पर x में है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा, तो x को हम बदलेंगे किसी दूसरे वेरिएबल में। लेकिन दूसरे वेरिएबल में बदलने के लिए हमें पहले एक संबंध चाहिए होगा। जैसा मान लीजिए तुम्हारे सामने वैसे सिंपल से क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और तुमसे कोई कहने लगा एक्स को जेड में बदलो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक्स को मिटाओ और वहां पर जेड कर दो, नहीं, कोई संबंध तो देगा वो। उसने कहा एक्स बराबर है जेड स्क्वायर प्लस के 3z, तो तुम एक्स की जगह यहां भर दीजिए तो वाई और जेड में क्वेश्चन बन जाएगा, एक्स खत्म हो जाएगा। तो भाई जिस चीज में तुम चेंज कर रहे हो कोई संबंध तो होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होगा, अगर हम x को चेंज करना चाहते हैं z में तो हमें x और z के बीच में एक संबंध ढूंढना होगा। तो वर्किंग रूल में ये लिखवाया, पहला स्टेप है, पहले तुम्हें z और x में एक संबंध ढूंढना इस फॉर्मूले के द्वारा। ये फॉर्मूला है q1 या ये कह दीजिए q अपॉन dz dx का स्क्वायर, और यहां पर एक कांस्टेंट लेना। तुम यहां पर प्लस या माइनस अपने पास से कांस्टेंट ले सकते हो, कुछ भी। किसी बच्चे ने 1 लिया, किसी ने 2 लिया, किसी ने 3 लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा जो है, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट तुम्हारे हाथ में होता है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि सावधानी थोड़ी बरतनी चाहिए जिससे कि ये कांस्टेंट हमें क्वेश्चन में दिक्कत ना करे और सुविधा दे, ठीक है। ऐसा कांस्टेंट लेना होता है, फिलहाल ये ध्यान रखना, ये करना। फिर जब ये यहां से हमें क्या मिल जाएगा, जेड और एक्स में एक यहाँ पर संबंध बन जाएगा। उस संबंध के द्वारा हम इस पूरी इक्वेशन को बदल देंगे, एक्स हटा देंगे और जेड मिला देंगे, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें क्या करना होगा, जब यहां संबंध मिल जाए तो फिर स्टेप नंबर 2 में कहा तुम्हें एक तो P1 ढूंढना है। P1 का मतलब है d2z ओवर dx स्क्वायर प्लस के p dz ओवर dx बटे में सारा dz dx का स्क्वायर। Q1 तो तुम्हारा ये है ही, और इसी तरह से फिर R1 ढूंढना, R1 हो जाएगा r अपॉन dz dx का स्क्वायर। फिर जब ये P1 और R1 तुम्हें मिल जाएंगे फिर तुम्हें इसमें भर देने, इसमें। अब देखो ये वाली इक्वेशन मैंने ऐसी ही लिखी है, बस अंतर क्या है, इसमें जहां x है वहां मैंने z कर दिया है, जहां p है वहां p1, जहां q है वहां q1 और जहां r है वहां r1। फिर इसमें क्या होगा, जब तुम ये सब वैल्यू यहां भरोगे, p1 q1 की यहां भरोगे, तो ये p1 और q1 जो है तुम्हारे कांस्टेंट होने चाहिए। देखिए q1 तो तुमने खुद कांस्टेंट लिया ही होगा, तो ये p1 भी कांस्टेंट आना चाहिए। अगर p1 q1 कांस्टेंट नहीं आए, p1 q1 कांस्टेंट नहीं आए तो ये मेथड लगाना बेकार है। q1 तो दिया ही तुमने कांस्टेंट है, लेकिन p1 भी कांस्टेंट आना चाहिए। अगर p1 कांस्टेंट नहीं आया तो फिर ये मेथड काम नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना, p1 कांस्टेंट होना चाहिए। मैं नोट में डाल रहा हूं इस बात को, नोट। p1 क्या होना चाहिए, p1 कांस्टेंट आना ही चाहिए। अगर p1 कांस्टेंट नहीं आता तो फिर इस मेथड को मत लगाइए, इससे क्वेश्चन मत करिए, ठीक है। ये इस मेथड की पहचान है। क्योंकि एक बात सोचिए, जब ये कांस्टेंट हो जाएंगे p1 भी और q1 भी, तो ये हमारा चैप्टर बन जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसमें CF निकलता है और PI निकलता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे ज्यादा क्लियर होगा ये कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये रहा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसलिए सीधा ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। कहने का मतलब d2y dx स्क्वायर प्लस के p dy ओवर dx प्लस के qy इक्वल टू r की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें p पहचानिए कितना है, p की वैल्यू है यहाँ पर 3 sin x माइनस के cot x, ये रही। q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 sin स्क्वायर y तो बाहर y नहीं लिखा जाएगा, 2 sin स्क्वायर x, और r की वैल्यू है e की पावर माइनस के cos x साइन स्क्वायर x। ये है हमारी p q r की वैल्यू। सबसे पहले तो मैं क्या करना है, इसमें x को z में चेंज करना है, तो एक संबंध ढूंढना। तो यहां पर लिखेंगे, हम ढूंढेंगे रिलेशन, रिलेशन किसी के बीच में, रिलेशन बिटवीन x एंड z।
बिटवीन x एंड z। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है Q1 कह दीजिए या Q अपॉन dz ओवर dx कह दीजिए, एक ही बात है ये, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हें कांस्टेंट लेके चलनी है। क्या लेके चलनी है? कांस्टेंट। अब कितनी लेनी है वो अभी सोचेंगे, पहले Q की वैल्यू खोलिए, कितनी है? 2 sin स्क्वायर x है, नीचे dz ओवर dx का स्क्वायर है। अब यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू ऐसी लीजिए जो तुम्हें फायदा पहुंचाए। अगर मैं कांस्टेंट के लिए 2 डाल दूं तो कम से कम 2 दोनों तरफ से कट जाएगा। अगर मैं 1 डालूंगा कांस्टेंट की वैल्यू, आंसर गलत नहीं आएगा 1 डालने पे भी, लेकिन ये 2 हमें फिर दिक्कत करके चलेगा। इसलिए ऐसा कांस्टेंट लीजिए जो तुम्हारी हेल्प करे, प्लस में लीजिए माइनस में लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है 2, इसको देख कर लिया है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको जाइए उधर, तो dz ओवर dx की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कितनी? sin स्क्वायर x। अब बच्चा कोई कहता है कि अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट -2 ले लेता तभी तो 2 कट जाता। हाँ बिल्कुल सही बात है, तुम माइनस ले सकते हो, लेकिन सोचिए जब तुम यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ माइनस आएगा, और जब ये अंडर रूट अंदर जाएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर माइनस आने के बाद इमेजनरी बन जाएगा, तो फंक्शन तुम ढूंढ नहीं पाओगे, संबंध नहीं बना पाओगे जेड और एक्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचना है यहाँ पर। अब यहाँ पे स्क्वायर हटा दीजिए, जब स्क्वायर हटाओगे तो dz dx की वैल्यू कितनी आ गई? sin x आ गई। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, या dx उधर जाएगा, वेरिएबल सेपरेट करके तब इंटीग्रेट कर दीजिए, या सिंपल इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इंटीग्रेट करोगे तो z इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स, ये ना, ये संबंध किस किस के बीच में आ गया? z और x के बीच में आ गया। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो इसके अंदर जहां भी x आ रहा उसको बदल देगा z में। अब तुम्हें क्या करना है इसके बाद, जब तुम ये संबंध ढूंढ लो, फिर उसके बाद में तुम्हें 2 चीज और निकालनी है, एक निकालना है P1 और एक निकालना है Q1। पहले P1 का फॉर्मूला याद रखिए, P1 का फॉर्मूला होता है d2z ओवर dx स्क्वायर प्लस के P dz ओवर dx, और नीचे होता है dz ओवर dx का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ जो तुमने z बनाया है, z इसको 2 बार करो x के, फिर यहाँ पे 1 बार करो, फिर यहाँ स्क्वायर करो और यहाँ भरो। P की वैल्यू तुम्हें पता ही है कहाँ, ये रही, ऐसे सोल्व करो, और ये P1 की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आनी ही चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं आई तो यही मेथड रोक देना और पैर फैला देना, नो अब नहीं होने गए, इस मेथड से किसी दूसरे से करोगे, इससे मत करिए, ये इसकी पहचान है। P1 कांस्टेंट ही बनना चाहिए, क्योंकि Q1 तो कांस्टेंट बन गया, P1 कांस्टेंट बनना जरूरी होता है, दोनों ही कांस्टेंट आने जरूरी है इस मेथड के अंदर। तो अब हम P1 निकालने जा रहे हैं, लेकिन पहले मुझे ये चाहिए d2z ओवर dx स्क्वायर। एक काम ना कर लें, dz dx ये है, इसी को यहीं पर डिफरेंशिएट कर लें, तो d2z dx स्क्वायर बन जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, तो यही निकल जाएगा cos x। तो मैं यहां भर रहा हूं, देखो ध्यान, सब थोड़ा ध्यान देना, चलिए भरिए। d2z dx स्क्वायर की वैल्यू तो होगी cos x। अब तुम्हें p देखना होगा, p ऊपर था, p ऊपर एक बार देख लेते हैं क्या था, 1 मिनट के लिए, ये रहा p, 3 sin x माइनस cot x, ध्यान रखना, 3 क्या था? 3 sin x माइनस के cot x, ये था, इनटू में dz dx की वैल्यू कितनी है? sin x, अपॉन में जाओ dz dx का स्क्वायर, तो sin x का स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3 sin स्क्वायर x, इसकी इसमें करोगे तो यहां पे बन जाएगा कोट है ना, कोस बटे साइन, साइन साइन कट जाएगा, कोस x बनेगा, और कोस x से कोस x कट जाएगा। कुल मिलाकर ऊपर आया 3 sin स्क्वायर x, 3 sin स्क्वायर x, और नीचे भी sin x का स्क्वायर है, और ये इससे कट गया, कुल मिलाकर क्या आ गया? 3। ये कांस्टेंट आना ही चाहिए, अगर ये कांस्टेंट ना आया तो समझ जाइए ये मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो P1 निकाल लिया। अब तुम्हें एक चीज और निकालनी है, R1 कैसे निकालनी है? वो R बटे dz ओवर dx का स्क्वायर करना है। पहले ऊपर R देखोगे, R क्या है, 1 मिनट के लिए देखिए, R की वैल्यू थी ये e की पावर माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर x, याद रखना क्या थी? e की पावर माइनस के cos x इंटू साइन स्क्वायर x, अपॉन में dz dx की वैल्यू अभी बताई थी हमने, dz dx की वैल्यू थी sin x, तो यहाँ पे आ गया sin x का स्क्वायर, ये इससे कट गया, ये बन गया e की पावर माइनस cos x। अब ध्यान से देखिए, जब हम सारे क्वेश्चन को x हटाएंगे z में बदलेंगे, तो जो ये R1 की वैल्यू है इसे भी z में कन्वर्ट कर दीजिए। किससे कन्वर्ट करोगे? जो तुमने संबंध बनाया था ऊपर, उसकी हेल्प से। अब देखो ये आ गए यहाँ पर, अब यहाँ पर माइनस cos x की जगह z लिख सकते हैं, तो यहाँ पर z बन जाएगा, मैंने पीछे लिख दिया है क्योंकि z की वैल्यू थी माइनस cos x।
अब देखो इक्वेशन जो 1 थी हमारी वो थी y और z में, मैं दिखा देता हूं एक बार। जो क्वेश्चन था हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये y और x में था। अब ये क्वेश्चन सीधा y और z में कैसे बदलेगा वो लिख रहा हूं यहां पर। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन जो 1 है इस रूप में आ जाती है। किस रूप में? देखो d2y dz² प्लस के p1 लिखोगे, dy ओवर dz लिखोगे, q1 और dy लिखोगे इक्वल टू r1, सीधा ये। ठीक है, अगर तुम्हें इसको देखना है कि बनती कैसा है तो मैंने बाकायदा इसका बेसिक डाल रखा है इससे पहली वाली वीडियो के अंदर, उसको चेक कर सकते हो। वरना बेसिक नहीं देखना तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा इससे करिए बस। अब यहां पर ये p1 उनकी वैल्यू भरी है, dz², p1 की वैल्यू आई थी अभी हमारी कितनी आई? 3। q1 की वैल्यू वो होती है जो तुमने अपने पास से एज्यूम की होगी, क्योंकि तुमने q1 इक्वल टू लिया था कांस्टेंट 2, तो q1 की वैल्यू वही होती है जो ऊपर लिखी होती है। तो q1 की वैल्यू थी हमारी 2, ये रहा, और यहां आ गया y और इक्वल टू r1 की वैल्यू आ गई e की पावर z। अब जैसे ही तुम इस क्वेश्चन में यहाँ p1 q1 भरोगे तो 100% ये क्वेश्चन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, बस ये मेथड यही काम करता है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बनाता है इसको। अब यहां से स्टार्ट करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला, इसे मैंने थोड़ी देर के लिए सेकंड मान लिया, मैंने लिख दिया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब बात उठती है इसे सोल्व कैसे करते हैं, वो तुम्हें मालूम है, बस ध्यान रखना ये x में नहीं है, y और z में है। इसे लिखते हैं कैपिटल D², इसे लिखते हैं 3D, इसे लिखते हैं 2 और बाहर लिखते हैं y और इक्वल टू लिखते हैं e की पावर z। कोई पूछेगा d का मतलब यहाँ क्या है, तो d का मतलब है यहाँ पे ddz, z में है ये। चलिए जी बताइए, सबसे पहले बनाएंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है? d की जगह m भर देते हैं, फिर इसके फैक्टर कर लेंगे, तो इसके फैक्टर आए m+1 और m+2, ये फैक्टर आए, चेक कर लीजिए ये फैक्टर बने। तो m की वैल्यू आई एक -1 और एक आई -2, CF बताइए क्या बनेगा? CF बनेगा C1 e की पावर m की एक वैल्यू, लेकिन यहाँ पे लिखा जाएगा x या z, ध्यान देखो जो इंडिपेंडेंट होता है कौन है? z, तो यहाँ z लिखा जाएगा, फिर C2 e की पावर -2z, ये रहा। अब निकालेंगे हम PI निकालने के लिए इस पूरे को इसके नीचे ले जाइए, तो d² प्लस के 3D और प्लस के 2 और e की पावर z। केस नंबर फर्स्ट लगाना है यहाँ पर। केस नंबर फर्स्ट तुम्हें मालूम है क्या होता है? जब जहां d होता है वहां a भरते हैं, a का मतलब e की पावर में, e की पावर में कितना है? 1, तो d की जगह 1 भर देंगे। तो जैसे ही 1 भरेंगे तो ये क्वेश्चन इस टाइप का हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस के 3 × 1 और प्लस के 2। अगर ये नीचे 0 बैठ जाता तो फिर यहाँ फैक्टर करते हैं इसके। अब फैक्टर कोई 1-2 फैक्टर ही तो गड़बड़ करता है, बाकी फैक्टर में से d खत्म कर सकते थे हम, और मान लीजिए किसी कारण वो फैक्टर ऐसा ना होता तो कोई बात नहीं, इनटू में z की पावर 0 डाल के बाइनोमियल से करते फिर। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, 0 नहीं हुआ, तो सीधा ये आ गया e की पावर z/6, ये आ गया। तो अब हम सोल्व किसा कर रहे हैं, पहले तो ये बता दूं मैं, हम इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, ये y और z में है, डिपेंडेंट y है इसके अंदर, तो इसका सोल्यूशन क्या आया सेकंड का? सो सोल्यूशन ऑफ सेकंड, जनरल सोल्यूशन बोल सकते हो, जनरल सोल्यूशन ऑफ सेकंड, y बराबर लिखा जाएगा CF प्लस PI। CF की वैल्यू वो लिखी थी हमने अभी थोड़ी देर पहले, इधर देखो ये रही। CF की वैल्यू थी C1 e की पावर -z प्लस C2 e की पावर -2z। PI की वैल्यू ये आई हमारी e की पावर z/6। ये तुमने इक्वेशन नंबर थर्ड सेकंड सोल्व करी, लेकिन तुम्हें सेकंड इक्वेशन थोड़ी दी गई थी, तुम्हें तो सोल्व करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया था ऊपर वाला, और ये क्वेश्चन किस में था? x और y में था, तो तुम्हें उस वाली इक्वेशन को जो आंसर तुमने लिखा है वो x y में लाना पड़ेगा। तो अब हम इस इक्वेशन को x और y में चेंज कर लेते हैं, इसे मैंने यहीं रोक दिया 4th नंबर डालकर। तो इसे कैसे चेंज करोगे? जो तुमने संबंध बनाया था, z बराबर माइनस के cos x, तो जहां z है वहां पर माइनस के cos x लिख दीजिए, तो ये आंसर अपने आप ही x में चेंज आ जाएगा। z की जगह माइनस cos x, तो यहाँ cos x बन जाएगा। C2 e की पावर माइनस के क्या हो जाएगा? 2 cos x हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा e की पावर z के अंदर माइनस के cos x और अपॉन में 6, बस ये ही आंसर है इक्वेशन नंबर 1 का, विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1। ये 1 का जनरल सॉल्यूशन है। देखो 2 कांस्टेंट आए क्योंकि 2 ऑर्डर की थी वो, और देख लीजिएगा
जैसा कि मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें पी क्यू ढूंढिए। d2y dx स्क्वायर प्लस के है p dy ओवर dx प्लस के q y इक्वल टू r। तो यहां पर जो p की वैल्यू है वो है -1 प्लस 4 e की पावर x, और q की वैल्यू है 3 e की पावर 2x है, और r की जो वैल्यू है वो है e की पावर 2 ब्रैकेट में x प्लस e की पावर x है। ये ठीक है। तो हम यहां पर थर्ड मेथड से क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं इंडिपेंडेंट को जेड में। तो पहले हमें रिलेशन ढूंढना होगा एक्स और जेड में। तो सबसे पहले हम रिलेशन ढूंढेंगे, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड जेड। उसके लिए हमें यह फॉर्मूला लगाना होगा Q1 बराबर Q अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट क्या लेना है वो तुम्हें सोचना होगा। Q की वैल्यू खोलिए 3 e की पावर 2x अपॉन में है डी जेड ओवर डी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या ले लें, 3 ले लें, क्योंकि 3 से क्या फायदा होगा, 3 कट जाएगा, ये कट गया। इसको उधर जाइए तो डी जेड ओवर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू आ गया तुम्हारा e की पावर 2x। दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दीजिए तो डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी e की पावर x। इंटीग्रेट कर लीजिए, जब इंटीग्रेट करोगे तो z बराबर आ जाएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। ये संबंध बन गया। इस संबंध के द्वारा हम पूरी इक्वेशन में से जहां x आ रहा है उसे z में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब इस संबंध की हेल्प से पहले P1 Q1 निकालो। एक मिनट, अब निकालते हैं हम P1। जब संबंध बन जाए तो फिर P1 निकालना पड़ता है। P1 होता है d2z ओवर dx स्क्वायर प्लस के P dz ओवर dx और अपॉन में होता है dz dx का होल स्क्वायर। ये अब d2 कैसा बनेगा, या तो इसे 2 बार डिफरेंशिएट करो या यहां से कर लो, dz dx ये रहा, इसका 1 बार कर लो, और e की पावर x का तो 2 बार करो, 1 बार करो, एक वही आएगा। तो यहाँ e की पावर x आ जाएगा। अब p चेक करो, p क्या था, 1 मिनट में ऊपर देखता हूं। p की वैल्यू ये थी माइनस ब्रैकेट 1 प्लस 4x। p की वैल्यू थी, अरे कहां गया, p की वैल्यू थी माइनस 1 प्लस 4x e की पावर x। एक बार फिर देख लो, मैं कभी गड़बड़ हो गई हो, ये रही माइनस 1 प्लस 4 e की पावर x, माइनस 1 प्लस 4x। अरे 4x कहां से आ गया, देखिए 2 बार देख लिया और दोनों बार भूल जावे हैं। बस 4 e की पावर x है, ये रहा 4 e की पावर x। ठीक जी। इनटू में है dz dx की वैल्यू कितनी है, e की पावर x, ये रहा, और अपॉन में आ जाएगा dz dx का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा e की पावर x का स्क्वायर। ये रहा। चलो सोल्व करो। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, इससे 1 से, ये तो क्या बचेगा, माइनस के 4 बचेगा, e की पावर 2x बचेगी, और नीचे भी e की पावर 2x है, ये इससे कट गया, कुल मिला कितना आ गया -4। ये कांस्टेंट ही आना चाहिए P1। अगर P1 कांस्टेंट नहीं आया तो इस मेथड को यहीं रोक देना। अब बात करते हैं R1 की। R1 होता है R बटे कितना, dz ओवर dx का स्क्वायर। R की वैल्यू नोट कर लीजिए, ऊपर से कितनी थी, R की वैल्यू थी ये रही, e की पावर 2 ब्रैकेट x प्लस e की पावर x। R की वैल्यू थी फिर भूल गए हम तो, एक बार फिर देखो 2x प्लस e की पावर x, यही था ना, और dz dx है e की पावर x का स्क्वायर। चक्कर क्या है, क्वेश्चन को बार बार ले जाना बड़ा दिक्कत करता है, e की पावर में ऐसा रहा ये। अब वो है किताब लेके रखूं मैं साथ में तो पता चल जावे, ये सारा गलत हो गया। e की पावर मतलब 2x प्लस e की पावर x, और नीचे है यहाँ पर e की पावर x का स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सोल्व करते हैं, इसे 2 जगह तोड़ो, e की पावर 2x और इंटू e की पावर 2 e की पावर x, और बटे में आ जाएगा e की पावर 2x, ये इससे कट गया, तो कुल आया हमारा e की पावर 2 e की पावर x। लेकिन तुम्हें कोशिश करनी है कि इसे भी z में बदल दो। अब संबंध क्या था हमारा, z बराबर e की पावर x था, ये
तो हम a की पावर में 2z लिख सकते हैं। ये भाई a की पावर x को हमने z लिख दिया, ये बन गया। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनी, देयरफॉर इक्वेशन जो 1 है वो हमारी इस रूप में आ जाती है। इक्वेशन 1 बिकम्स क्या, d2y, अब z x मत लिखना, z स्क्वायर, फिर यहां लिखना p1 और dy ओवर dz अब प्लस q1 और यहाँ y और इक्वल टू r1, इसमें भर देना। तो d2y ओवर dz स्क्वायर, चेक करो p1 की वैल्यू कितनी आई थी, p1 की वैल्यू थी -4 और यहाँ पर आया dy ओवर dz। q1 की वैल्यू कितनी आई थी, q1 की वैल्यू जो हमने अपने पास से ली थी, q1 की वैल्यू ली थी हमने यहाँ पर 3, q1 की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पर 3 इंटू वाई और इक्वल टू आ गया r1 की वैल्यू कितनी आई, a की पावर 2z। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया हमारा। अब देखो विद कोएफिशिएंट कैसे हो गए, कांस्टेंट हो गए। ठीक है, अब बाकी तुम जानते हो अब क्या करना, चलो जी करते हैं। सबसे पहले कैपिटल डी में चेंज कर लो, डी स्क्वायर माइनस के 4d अब प्लस के 3, बाहर लिख लेंगे y और इक्वल टू a की पावर 2z। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है m स्क्वायर माइनस के 4m अब प्लस के 3, m फैक्टर कर लीजिए तो m स्क्वायर माइनस के 3m माइनस के 1, इसमें पूरे में m कॉमन लीजिए तो m माइनस 3 और माइनस कॉमन m माइनस 3, तो समझ गए होगा तुम, m माइनस 1 और m माइनस 3 दो फैक्टर हुए, तो यहां से m की जो वैल्यू आई सामने लिख दो 3, m की वैल्यू हुई एक तो 1 और एक हुई 3। चलो CF लिख के दिखाओ, CF में C1 e की पावर 1 z, x नहीं z में है ये, बायो z में z, फिर प्लस C2 e की पावर 3z। ये अब बात उठती है PI की, तो PI के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन लिख लेंगे, इस सारे को नीचे ले आएंगे, डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 3 और e की पावर क्या है 2z। अब हम यहाँ पर रूल लगाने की कोशिश करेंगे फर्स्ट PI निकालने के लिए। क्या रूल होता है वो, जहां d है वहां पर 2 रखो, केस फर्स्ट हो सकता है, केस फर्स्ट लिखवाया हो मैंने या रूल लिखवाया हो, तो यहाँ पर d की जगह क्या भरना तुम्हें 2 बस। तो यहाँ जब 2 भरेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएंगे प्लस के 3 और ये हो गया 7 और ये हो गया माइनस का 1 आ जाएगा, तो a की पावर 2z, जीरो नहीं हुआ ना तो माइनस आ गया a की पावर 2z, ये आ गया PI। तो सोल्यूशन क्या बैठा, तो जनरल सोल्यूशन ऑफ सेकंड क्या था, y बराबर CF प्लस PI। CF कितना आया, ये रहा C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर 3z और PI तुम्हारा बैठा ये माइनस के बैठे e की पावर 2z, ये रहा। अब इसको तुम्हें चेंज करना होगा वापस x में, संबंध क्या था हमारा, z बराबर था e की पावर x, तो जहां e की पावर x है, एक मिनट में ऊपर देख लो क्या था, कभी गलती लिख दिया हो मैंने, संबंध जो बनाया था हमने, ये रहा z इक्वल टू था e की पावर x, तो जहां z है वहां पर e की पावर x रख दीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन फिर वापस y और x में आ जाएगा, C1 e की पावर z की जगह e की पावर x प्लस C2 e की पावर 3 e की पावर x माइनस e की पावर 2 e की पावर x, बस जी ये ही आंसर है। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन करके दिखाए और करेंगे अगली वीडियो के अंदर जो है, जिससे जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाएगा तब तक करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।